देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाजरीन, कराची इस वक्त सियासत का महवर बना हुआ है। कराची में हालिया बारिशों के बाद जो जिस तरह से कराची की सूरत हाल है और ख़ास तौर पे जो एक कमेटी बनी उसके बाद क्या सूरत हाल है, ये वो सारे एक तरीके से सीक्वेंस के साथ जो यहाँ पे मामलात और हालात वाक़यात चल रहे हैं, उसके बाद कराची के ऊपर आज बड़ी ही अहम शख्सियत से गुफ्तगू करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं PSP के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल और साबिक कराची के मेयर हैं, उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच मुस्तफ़ा कमाल साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। मुस्तफ़ा कमाल साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो अभी हमने देखा कराची में जो हालिया बारिशें हुई, ख़ास तौर पे ये 2 दिन की जो बारिश हुई, उसके बाद बहुत बुरी सूरत हाल है। यहाँ तक कि कराची के लिए कश्तियाँ इस्तेमाल करनी पड़ गई हैं कुछ एरियाज़ में जाने के लिए, तो लोगों को निकालने के लिए लोग नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि जो इस वक्त की हुकूमत है, सूबाई हुकूमत, वो ये क्लेम कर रही है कि पहले 4-4 दिन पानी नहीं निकल सकता था, CM साहब खुद कह रहे हैं, और अब 4 घंटे में पानी निकाल लिया जाता है। एक तरफ वो सारी चीज़ें जो रिकॉर्ड पर हैं वो, और दूसरी तरफ ये स्टेटमेंट्स कैसे देख रहे हैं आप? लेकिन CM साहब जो बात कर रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो फिर तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। फिर तो कश्तियाँ चल, मेरे ज़माने में तो कोई ऐसा सीन नहीं था जब कश्तियाँ चल रही हों। 4 दिन अगर शहर बंद होता तो मीडिया तो आज़ाद था उस वक्त भी, और बहुत ज़बरदस्त था, आज से ज़्यादा आज़ाद था उस ज़माने में मीडिया। तो मेरा नहीं ख्याल है, हाँ मेरे ज़माने के पहले साल में 2006 के एंड में जो पहली बारिश हुई है मेरे दौर में, उसमें 28 दिनों तक पानी नहीं निकला था बाथ आइलैंड से। 28 दिनों तक, 4 दिन नहीं 28 दिनों तक बाथ आइलैंड से पानी नहीं निकला था, और क्लिफ्टन के अंडरपास से पानी नहीं निकला था, और मैं वहाँ पर 28 दिनों तक वहाँ मौजूद रहा हूँ। फिर जब पानी उतर गया है तो उसके बाद मैं वहाँ से निकला नहीं हूँ, मैं नहीं चला गया। फिर मैंने उसके फिर हमेशा का परमानेंट सोल्यूशन ढूंढा, और पूरे बाथ आइलैंड में हमने जो चाइनीज़ कंपनी को लेकर आए और हम प्री कास्ट नाले डाले, इसलिए कि वहाँ पर खुदाई नहीं हो सकती थी, तो हमने प्री फैब्रिक यानी कि पहले से बने बनाए नाले लाकर हमने इंस्टॉल किए। हमने क्लिफ्टन अंडरपास के लेफ्ट राइट पे, अगर आप क्लिफ्टन ब्रिज उतरें तो आप लेफ्ट राइट पे देखेंगे कि जो नाले डले में, वो नाले पहले नहीं डले हुए थे, वो नाले ऊपर से उसका कवर है, हट जाता है, सफाई होती है। ये हमने तकरीबन 2 से 3 माह उसके बाद वहाँ पर लगाकर, उसके बाद जब अगली बारिश हुई है तो अब जो है वो उसके बाद से लेकर अब तक क्लिफ्टन पे कोई पानी खड़े होने की बात नहीं आती। जो हैरत की बात है, मुझे हैरत होती है कि इस लेवल पे लोग जो इतनी गलत बयानी करते हैं। तो अगर आज मेरे ज़माने के लोग तो आज जो लोग हैं कराची के, वो तो मेरे ज़माने के कामों को याद कर रहे हैं। तो अगर उस वक्त इतने बुरे दिन थे, चीज़ें थी, हाँ मैं जब शुरू में आया तो प्रॉब्लम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रॉब्लम्स आती थी, लेकिन हम उन प्रॉब्लम्स को फिर जो है वो हमेशा के लिए रिजॉल्व करते थे, उसको सही करते थे। और ऐसा तो हशर नहीं था कराची का जो आज हशर है, लेकिन अगर कोई मुतमईन है तो पीपल आर द बेस्ट जजेस, मैं क्या कह सकता हूँ उसके अंदर। अच्छा, ये बताएं, ख़ास तौर पे अभी हमने ये भी देखा कि कराची में बारिश के बाद ही जो तकरीबन इस वक्त तजावुज़ात का ख़ास तौर पर जो मामला आ रहा था नालों के हवाले से, और अगर हम वो देखेंगे वो फिर दोबारा से ओवरफ्लो कर गए। इस वक्त 2 दिन की बारिश हुई और हमने देखा कि इतना ज़्यादा हालात ख़राब हो गए कि लोगों का बहुत बुरा हाल है। वो फुटेजेस हमने चलाई भी, जब सारे मीडिया ने चलाई तो उस पर भी सिंध हुकूमत ने ये कह दिया कि जी ये तो पिछले टाइम की फुटेजेस हैं, पुरानी फुटेजेस हैं, नई फुटेजेस नहीं है। लेकिन अभी भी जो लोग लाइव गए हैं, जहाँ से उन्होंने वीडियोस बनाई हैं, जाहिर सी बात है वो ऑन रिकॉर्ड है चीज़ें। सोशल मीडिया अब तो इतना हर फॉरन सेकंड्स में ताकतवर हो गया है कि सारी चीज़ें सामने खुलकर आ जाती हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये जो नालों का मामला है ख़ास तौर पर, इसमें भी शहरी हुकूमत और सूबाई हुकूमत नाकाम हो गई काम करने में? नाअहल हैं, करप्ट लोग हैं, इनका कोई ग्रास रूट से लेना देना नहीं है। ये सब बदकिरदार लोग हैं, दोनों हुकूमतों के लोग जो एक दूसरे पे ब्लेम डालते हैं, आपस में दोस्त हैं सारे ये, और सब उन लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, करप्शन कर रहे हैं, बेतहाशा करप्शन कर रहे हैं, और उसका ये नतीजा है कि ये सारा कुछ है। ये कराची से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये मुल्क की सलामती से खेल रहे हैं। कराची का मसला नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, और मुल्क के रियासती इदारों को, वफाक को इस मामले में इंटरवीन करनी पड़ेगी, वरना ये कराची में वो असर कर देंगे कि फिर कराची दोबारा आपको वापस पाकिस्तान के लिए अफादियत वाला शहर रह नहीं सकता। क्या वजह लगती है आपको कि आपके ज़माने में जब आप मेयर थे और इस वक्त जब वसीम अख्तर साहब मेयर हैं, खैर उनकी अब टेन्योर भी पूरा होने जा रहा है आज से 4 दिन बाद, तो क्या फ़र्क है? क्या वाकई उनके पास जो है वो
वसाइल का, पावर का, अथॉरिटी का मसला आपको लगा? आपके टाइम पे आप बहुत बाइख्तियार थे वाकई जो वो बात करते हैं, कहाँ आपको लैकिंग्स लगी? क्योंकि अब देखें, अब लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस फिर होने हैं, बल्दियाती इंतखाबात आगे फिर आ रहे हैं। वसीम अख्तर में मुझ में फ़र्क किरदार का है, कोई अख्तियार का फ़र्क नहीं है। किरदार का मसला, बद किरदार आदमी है। मैं वो कोकेन पार्टी करता है, रात में अय्याशियाँ करता है, सुबह हराम कमाता है, उस पैसे से रात में कोकेन पार्टी करता है। कोकेन बेचने वाला सप्लायर है आपका मेयर, आपके शहर का मेयर। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कैमरे के यहाँ पे, चैलेंज करें मुझे, आके बुलाएं। जो है वो कोकेन सप्लायर है, पार्टीज में कोकेन सप्लायर है आपका मेयर। उस मेयर को कौन अख्तियार देगा? बद किरदार आदमी है। जहाँ सिटी गवर्नमेंट से निकल कर आया है, वहाँ पर जितनी करप्शन है पूरी, अभी मैं आगे जाना नहीं चाहता इससे, अदरवाइज तो पूरा टब्बर का टब्बर जो है वो एक आदमी नहीं, पूरा जो अगले पिछले सारे लोग हैं सब इसके इसी तरह के लोग हैं। तो मुझ में और उसमें मैं रातों को जाग कर इस शहर की खिदमत करता था। मैंने 300 अरब रुपए खर्च किए, 1 रुपया भी हराम नहीं कमाया। मेरा कोई आज दुश्मन भी मुझ पर हराम कमाने, चोरी करने का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता। मेरा कोई शादी हॉल नहीं है, मेरा कोई पेट्रोल पंप नहीं है, मेरी कोई ज़मीन नहीं है, मेरी कोई बहन भाइयों के अकाउंट नहीं निकले 10 सालों में, मेरा कोई और बैंक बैलेंस ये वो नहीं निकला। ये मेरा किरदार है, ये मेरा किरदार है। और अभी आप देखें कि ये अगर जेल जाने से बच गए तो ये मुल्क में रह के दिखा दें। ये जेल अगर जाने से बच गए तो ये मुल्क में रह के दिखा दें। तो वो तो ऑलरेडी उन्होंने दरख्वास्त लगाई हुई है बाहर जाने के लिए। जी, वो खुद कहता है तो जेल में जाऊंगा या बाहर जाऊंगा। तो भाई क्यों मैं हूं ना यहाँ पर, मैं ये करने के बाद आज हूं ना यहाँ पर, आंखों में आंखें डालकर बात करता हूँ, इसलिए कि इन्होंने सारी इन्वेस्टमेंट बाहर कर रखी है, सारा पैसा बाहर शिफ्ट कर रखा है। अगर ये बच गए तो ये बाहर जाकर जो है तो इख्तियारात का तकलाई माफी, जो इख्तियारात हैं, आप समझ रहे हैं कि वो काफी थे? ऐसा है कि ना, अभी देखो मैं और आप या कराची या सुप्रीम कोर्ट या पाकिस्तान के लोग क्या बात कर रहे हैं, वो ये बात नहीं कर रहे कि मेयर ब्रिज क्यों नहीं बना रहा, ये तो नहीं बोल रहे ना। ये नहीं कह रहे कि मेयर अंडर पास क्यों नहीं बना रही, ये तो नहीं बोल रहे ना। वो नहीं कह रहे नए अस्पताल क्यों नहीं बना रहे, नए स्कूल क्यों नहीं बना रहे। क्या बात कर रहे हो मेयर आप? हम ये बात करें नालों की सफाई क्यों नहीं हो रही, हम ये कह रहे हैं कचरा क्यों उठा। भाई ये नालों की सफाई का अख्तियार आज भी इस मेयर के पास है, एक कचरा उठाने का अख्तियार आज भी इस मेयर के पास है। भाई हम नहीं कह रहे ना तुम ब्रिज बनाओ यार, हम नहीं कह रहे। भाई अगर मैं आपसे ब्रिज बनाने के लिए कहूँ या फ्लाईओवर बोलूँ या अंडरपासेस बोलूँ, आप कहें अख्तियार नहीं, मैं कहीं पर बांध लूंगा बात को, उसमें भी बड़ी डिबेट है। देखो एक हेड कहलाती है डिस्ट्रिक्ट एडीपी, ठीक है, पैसा आता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट एडीपी के नाम पर। डिस्ट्रिक्ट एडीपी में हर 3 महीनों के बाद 4 दफा साल में पैसे आते हैं। वो डिस्ट्रिक्ट एडीपी का पैसा प्योरली डेवलपमेंट के लिए होता है। उसमें आप तनख्वाहें नहीं दे सकते, उसमें आप पेट्रोल नहीं खरीद सकते, उसमें आप फर्नीचर नहीं ले सकते। डिस्ट्रिक्ट एडीपी का तरीकेकार होता है कि आप 2 करोड़ से ज्यादा का कोई टेंडर नहीं दे सकते। आप मैक्सिमम आप एक टेंडर 2 करोड़ रुपए। तो डिस्ट्रिक्ट एडीपी में प्रोविंशियल गवर्नमेंट कहती है कि हमने 40 अरब रुपए दिए हैं। ये खुद ऑन रिकॉर्ड मेयर कहता है कि मेरे पास 15 अरब रुपए आए, ठीक, 15 अरब। मैं इस मेयर की बात मान लेता हूं कि 15 अरब रुपए आए। 15 अरब रुपए को अगर आप 2 करोड़ से डिवाइड करोगे तो 750 प्रोजेक्ट बनते हैं। 750, 2-2 करोड़ के 750 प्रोजेक्ट 2-2 करोड़ के शहर में तुम अगर बनाओ ना, मैंने ये काम किया है। एक छोटा सा स्पॉट नहीं मिले शहर में आपको, एक कोई नाली आपको बहती हुई नजर नहीं आए। 750 बड़े, बोलना बहुत आसान है, आप जब गिनना शुरू करोगे एक शहर में 2-2 करोड़ के 750 प्रोजेक्ट जो बहुत होते हैं मेंटेनेंस करने के लिए। ये सब कुछ जेबों में गया है इनके, ये सब कुछ इनके जो है वो इनकी रिश्वतों में गया है। अच्छा, इन्हीं इख्तियारात के होते हुए जो इस वक्त हैं, अगला बल्दियाती इंतखाबात का इलेक्शन होता है और जो भी मेयर आता है, तो आपको लगता है वो डिलीवर कर सकेगा? देखो 2 बातें ना, मैं नहीं कह रहा हूँ कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सारे अख्तियार दे दिए, अभी तो ये बात हो रही है वाली। लेकिन भाई बहुत सारा काम प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने गलत किया हुआ है। वाटर बोर्ड जो है वो नहीं दे रखा। अब वाटर बोर्ड की कहानी सुन रहे हैं, वाटर बोर्ड का पीएफसी भी नहीं हुआ 2007 के बाद से। पीएफसी भी नहीं हुआ 2007 से, कभी नहीं हुआ 2007 के बाद से। हाँ, पीएफसी तो उसके बाद जब से गवर्नमेंट आई उसमें तो कभी भी नहीं हुआ। देखिए अब वाटर बोर्ड इनके पास नहीं है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास नहीं है, मेरे पास वाटर बोर्ड था, लेकिन इनसे कहो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ले लिया। नहीं, सॉलिड वेस्ट नहीं है, मैं आपको बताता हूँ इसकी टेक्निकल रीजन है। वाटर बोर्ड में आज इनके मेयर से पूछो, इनके लोगों से पूछो, कहते हैं हमारे पास तैयार नहीं। लेकिन हर इनका वाटर बोर्ड का एक्शन नीचे जो है वो इनके यूसी नाज़मीन के साथ मिलकर जो है वो लाइनें काट रहा है और लाइनें लगा रहा है, पैसे ले रहा है। एक भी एक्शन वाटर बोर्ड का एम्प्लॉय वो इनके यूसी चेयरमैन की मर्जी के बगैर इलाके में नहीं एंटर हो सकता।
इनसे पानी मांगो तो कहते हैं हमारे पास वाटर बोर्ड नहीं है, लेकिन रिश्वतें लेकर, पैसे लेकर ये दूसरों की लाइनें कटवा रहे हैं, दूसरों की लाइनें, फ्लैटों में लाइनें दे रहे हैं, दूसरों की लाइनें कटवा रहे हैं, वहां पर सारा अख्तियार है इनके। तो ये भी गलत बात है कि जो कहते हैं कि हमारे पास वाटर बोर्ड है। आपने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात कर ली, नहीं लिया है, फॉर गॉड सेक। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने एक काम ये किया, गलत काम किया कि उन्होंने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बना दी, राइट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कानून यह है कि वो खुद से म्यूनिसिपैलिटी के ये इख्तियारात नहीं ले सकती अनलेस कि डिस्ट्रिक्ट जो इनके डीएमसीज हैं वो डीएमसीज खुद से रेजोल्यूशन पास करके ना उसको ना दें, ठीक है। तो क्या हुआ कि पीपल्स पार्टी की जो दो डीएमसीज थी, साउथ और मलिर, उन्होंने तो जो है वो अगले दिन अपने यहाँ रेजोल्यूशन पास किया और अपने इख्तियारात जो है वो दे दिए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड को, ठीक है। एमक्यूएम की जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स थे जिसमें वो जीते हुए थे, सेंट्रल, ईस्ट, वेस्ट और कोरंगी, ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स में से ईस्ट ने भी ये काम किया कि अपने रेजोल्यूशन पास करके वो दे दिया उन्होंने, और वेस्ट ने भी ये काम किया कि रेजोल्यूशन पास करके जो है प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दे दिया, अपनी जान छुड़ा ली, खुद से दिया। लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने नहीं दिया, डिस्ट्रिक्ट कोरंगी ने नहीं दिया। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट लेना चाहती ताकत से तो ले लेती। आज भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, और अभी वेस्ट तो वेस्ट का भी नहीं है उनके पास, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट कोरंगी जो कि एमक्यूएम के डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हैं, जहां पे यूनियन काउंसिल है, वो आज भी उनके अपने अंडर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कोई उसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का अमल दखल नहीं है। तो लेट्स करेक्ट आवर रिकॉर्ड। लेकिन इसमें भी चूंकि जो बोर्ड बना है, और जाहिर सी बात है क्योंकि देना खुद है रेजोल्यूशन, आपने खुद ही जिस तरह से बात कही, तो पीपल्स पार्टी फिर भी उसमें भी चले आ गई, सूबाई गवर्नमेंट या बोर्ड आ गया, वो भी तो डिलीवर करने में नाकाम रहा। नहीं, गलत किया ना, उनको ये बोर्ड बनाने की जरूरत ही नहीं है। भाई उनके बोर्ड बनाने की वजह से आपके अंदर और लोगों के अंदर कंफ्यूजन है ना। भाई क्या जरूरत है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड बनाने की? वो तो खुद क्योंकि सूबाई हुकूमत क्लेम करती है ना कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो काम बहुत अच्छा करिए, सीएम साहब मुतादिद दफा कह चुके हैं कि वो हमारे अंडर काम है, हम तो कर रहे हैं बहुत अच्छा। दो जगहों की बात करते हैं ना, वो दो जगह, अगर इनका डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का आदमी नहीं देता चेयरमैन एमक्यूएम का, तो नहीं जाते इख्तियारात। सेंट्रल वाले ने नहीं दिया, जो कोरंगी वाले ने नहीं दिया इख्तियारात। तो ये वाली बात करना कि भाई सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की वजह से जो है वो नहीं, ये गलत बात है। कचरा उठाने की आज की जिम्मेदारी 100% मेयर और उसकी डीएमसीज की है। 2-5 लाख रुपए की यूसी चेयरमैन को जो है वो हर महीने मिल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं भाई? ठीक है, यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे, कंटिन्यू रखेंगे, एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और मुस्तफ़ा कमाल साहब मौजूद हैं। चलिए मैं आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा, मुझे बताइएगा, कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, ठीक है, उसके किरदार को कैसे देख रहे हैं, और क्या लगता है कि ये जो कमेटी है कराची के मसाइल के लिए बनाई गई बिलखुसूस, क्या ये कराची के उन संगीन और बुनियादी और देरीना मसाइल को हल कर सकेगी? नहीं, उसका तो डोमेन ही नहीं है वाला, और खुद कह रहे हैं वो लोग डोमेन नहीं, तो कमेटी ने आज तक कभी कोई मसला हल किया ही नहीं। नंबर 1। दूसरी बात है कि उसका कोई उन्होंने खुद बता दिया कि ये तो जो वज़ीर आज़म के पैकेज वाले प्रोजेक्ट हैं, ये उसको लुक आफ्टर करने के लिए आपस में कोऑर्डिनेशन की कमेटी कुछ भी नहीं कर सकते। कराची वालों का मसला वही नहीं है, ये कमेटी किसी काम की नहीं। अच्छा, आप भी ये एक थोड़ी सी कंट्रोवर्सीज एक तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ कि आप उस कमेटी का हिस्सा थे नहीं थे, बाद में मीटिंग हुई है, जो डिफरेंट मीटिंग है, ये वज़ीर आज़म के पास हुई है, और नॉट पार्ट ऑफ इट। इससे पहले जो 2 मीटिंगें हुई, ये साल ऑफ पार्ट ऑफ इट, वो ये मीटिंग नहीं है, वहाँ पे ये कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं, ये तो दूसरी मीटिंग, ये तो आपस में 3 पार्टीज की आपस में जो पैकेज है, कराची पैकेज, उसके ऊपर मीटिंग की। मैं आपसे जो बात कर रही हूँ बेसिकली वो एक ही है, कराची कोऑर्डिनेशन जो कमेटी बन रही है, जिस हवाले से मैं बात कर रही हूँ आपसे, जिसमें पीटीआई, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और जाहिर सी बात है एनडीएमए के भी उसमें नुमाइंदे बैठे। तो आप ये बताएं कि उस कमेटी में जब जैसे ही खबर आई, उसके थोड़ी देर बाद फिर आपकी तरफ से भी खबर आई कि हम भी उसमें 3 लोग नहीं थे, 4 लोग थे, ये बात हुई। तो वो पूछा, मेरी खबर, मेरी लोगों ने मेरी खबर ब्रेक की है, मैं तो टीवी पे नहीं गया, जैसे जो उसके मेजबान थे, जब उन्होंने इसको ऑफिशियली जो है वो नहीं इन्फॉर्म
फॉर्म किया है, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है? जब सब लोग वजीर आजम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, वजीर आला ने उनके 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस, डेढ़ घंटे मुर्तजा नवाब साहब ने बेसिकली अनाउंस उन्होंने किया था कि कमेटी बनने जा रही है, चेयरमैन वुड बी द सीएम। वो आ गए, सईद गनी आ गए, फिर एक दिन गुजर गया, फिर दूसरा दिन गुजर गया, तो मैंने तो तीसरे दिन जाकर जब मुझसे सवाल हुआ टीवी पे कि भाई फिर इन्होंने खुद एक ने कह दिया कि हाँ थे, एक ने कह दिया नहीं थे या नहीं थे? हाँ मैं था उन दो, एक वाली नहीं, देखिए दो मीटिंग है, दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं। एक तो ये जो वजीर आजम ने मीटिंग की है, आखिरी मीटिंग, और उसके बाद जो ये कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी, ये दैट वाज नॉट दैट मीटिंग एक्चुअली, वो डिफरेंट मीटिंग थी, ये डिफरेंट मीटिंग। ये तो उन्होंने कराची पैकेज के ऊपर मीटिंग बुलाई है और उसके ऊपर ये कराची, मैं इसकी बात नहीं कर रही, मैं बेसिकली उसी जमन में था और उससे रिलेटेड जो 2 मुलाकातें इस्लामाबाद में, उसमें भी फिर आप दो, एक इस्लामाबाद में मीटिंग हुई, एक कराची में मीटिंग बना, दोनों में थे? अच्छा, दो मीटिंग। अच्छा, ये बताएं कि सईद गनी साहब ने ये क्लेम किया है कि बल्दियाती इलेक्शन होते हैं तो हम मेयर हमारा होगा, पीपल्स पार्टी का होगा, तो ये आपको किस तरह समझ आता है ये मामला? क्या वाकई ऐसा हो सकता है कि पीपल्स पार्टी का मेयर जो है वो कराची से हो, और जो बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हैं उसमें आपको क्या लगता है कि कौन मैंडेट लेने वाला है कराची का? ज़्यादा आज की जो सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं, इसमें तीनों पार्टी हुक्मरान जमात है, पीटीआई हुक्मरान जमात है, पीपल्स पार्टी हुक्मरान जमात है, एमके हुक्मरान जमात है। अगर जो है वो जो आज शहर का, अगर तो इनको इस वाली बात की सारी कारकर्दगी के बाद भी ये गुमान है कि लोग इनको जो है वो वोट देंगे, तो फिर तो अल्लाह ताला का फिर कोई आज़ाद ही होगा शहर पर, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। बाकी आज तो कितनी सीट्स निकालने का इरादा है बल्दियाती इलेक्शन में, क्या देख रहे हैं? मुझे नहीं पता हम कितनी सीट्स निकालेंगे या क्या करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों के पास आज इन तमाम हमारी पुरानी काम की लेगेसी को देखकर और इन मौजूदा लोगों के कामों को देखकर हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं रह जाता लोगों के पास, अगर उनको अपने मसाइल हल कराना है। अच्छा, परसेप्शन एक ये है, और सियासी जमातें और इदारे वगैरह कुछ ये भी कहते हैं कि वो लोग ख़ास तौर पे जो 30 साल से इस शहर में एमक्यूएम के साथ रहे और बदअमनी के हवाले से भी जो उसका हिस्सा रहे और उसमें पेश रहे, वो सारे आज आपकी पार्टी में मौजूद हैं। तो आपको कैसे लगता है कि वो लोग जिनको अगर एमक्यूएम नहीं सुधार सकी या बानी मुत्तहदा नहीं सुधार सके, तो आपकी अंडर द सुपरविजन वो जो है अच्छा काम कर सकेंगे और डिलीवर कर सकेंगे शहर? वो जो है वो खुद सुधरे नहीं थे, वो जो नहीं सुधार सके वो खुद खराब थे, बदकिरदार थे, बदमाश थे, इसलिए सुधार नहीं सके। मैं अल्लाह का शुक्र है कि जो है वो बदकिरदार नहीं हूँ, सुधरा हुआ हूँ, और मेरा काम फरिश्तों पर तबलीग करना नहीं है, जिसकी माशरे के बुरे लोगों को सीधा रास्ता दिखाना है। और 4 सालों से कोई एक वाक़या बता दें तो पत्थर भी मारा किसी ने, हमारे साथ काफ़ी शहीद कर चुके हैं, हमने हथियार नहीं दिया लोगों के हाथों में। हम भी जो है वो आज इस पोजीशन थे जब अपने खून का बदला ले सकते थे, लेकिन हमने पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के कानून और आइन के ऊपर ही हमने भरोसा किया। और अल्लाह का शुक्र वो सारे लोग जो हमारे लोगों के कातिल से पकड़े गए, मारे गए सारे लोग। तो ये 4 साल जो आपको अमन नजर आ रहा है दीदी, ये हमारा किरदार है इसके अंदर बहुत बड़ा। ये अगर आज में वही आज फिर PhD निकाल लें, सुबह कमाल निकाल लें, रोजाना 22 लाख मिलेंगे आपको यहाँ शहर से। अगर किसी को तजुर्बा करना है तो हम 6 महीने के लिए पार्टी बंद करते हैं, फिर देखें क्या क्या होगा क्या। अच्छा, चले एक वक्फे की तरफ बढ़ते हैं, वापस आए। वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अच्छा, आपने कहा कि अगर पार्टी बंद कर देते हैं तो कराची के हालात जो हैं वो ख़राब हो जाएंगे, और फिर से उसके बाद तो क्या मतलब PSP में ही क्या कराची के हालात अगर ख़राब हो जाएंगे तो क्या सारे दहशतगर्द PSP में हैं कि हालात ख़राब हो जाएंगे? दहशतगर्दों को रोक रखा है। अच्छा, PSP ने दहशतगर्दों को रोक रखा है। यहाँ पर अल्ताफ हुसैन साहब, रॉ और GSM और जस्कम और BLA ये ऐसा सर उठाएगी कि फिर आप जो हर गली में फिर यहाँ पर कत्ल वारदारी देख रहे हो। PSP ने हर गली में हर पेनिट्रेशन करके हमने इन तमाम पोतों को जगह नहीं दे रहे। हम इस वक्त इस पाकिस्तान की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है कराची में। अदरवाइज जो 30 सालों से आप ऑपरेशन कर रहे हैं हम नहीं कर पाए थे, ठीक है। 30-32 सालों से ऑपरेशन हो रहा है, ये नया ऑपरेशन नहीं है। ये पहले हमने जब से होश संभाला ऑपरेशन ही देख रहे हैं शहर में।
तो रोजाना जितना जब जब ऑपरेशन होता है, जब जब यहाँ पर जो है वो नेगेटिव फोर्स और स्ट्रॉन्ग होकर आई है, ठीक है। 1992 से बड़ा ऑपरेशन नहीं है घर का, यहाँ पर जो है वो 20-20 लोग मारे जाते थे, एक्सट्राजुडिशियल किलिंग होती थी, पूरा शहर जो है वो उसको ग्राउंडों में जमा करके उसको जो शनाख्ती परेड होती थी और माशरे किए जाते थे, वो तो नहीं हो रहा ना यहाँ पे। तो ये हमारा रोल है, हमने नौजवानों को समझाया है, हमने नौजवानों को सीधे रास्ते पर लगाया है, हमने जो है वो नेगेटिव और सही और गलत की जो है वो तमीज़ सिखाई है, और अल्लाह का शुक्र है कि आज नौजवान जो है गलत रास्ते पर जाने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, अभी एक वफाकी हुकूमत ने नोटिफिकेशन निकाला है, आपने देखा होगा कोटा सिस्टम के हवाले से, जिसके ऊपर बड़ी बहस चल रही है, आप उसको किस तरह से देखते हैं? क्योंकि वफाकी हुकूमत, और ख़ास तौर पर अगर मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करूं, तो जब वो इक़्तिदार में आए तो कराची के हवाले से और कराची से सीटें लेके गए और बहुत काम करने की, और कराची के ख़ास तौर पर लोगों के हवाले से आवाज़ उठाने की, उनके हुकूक दिलाने की, बुनियादी मसाइल हल करने की बात हुई थी। लेकिन अब ये जो कोटे के हवाले से जो एक इस्तराब पाया जाता है ख़ास तौर पर कराची वालों में, इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, कोटा सिस्टम भी अगर जो है ना अपनी ओरिजिनल शक्ल में इम्प्लीमेंट हुआ हो और उससे भी इंसाफ हो रहा हो, तो जब भी लोग हमारे आंसू पूछ जाएं। मसला तो ये है कि भाई कोटा जो सिस्टम है ना, वो कोटा भी नहीं मिल रहा, कि जो 40% शहरों का कोटा है, उस कोटे पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर जो दूसरे जगहों से लोगों को आकर नौकरियां दी जा रही हैं। तो यहाँ तो ये तो असल में हुक्मरान हमारे जो हैं वो चाहते हैं कि हर घर में जो खुदकशी बम्बार पैदा हो जाए। मुझे तो लगता है कराची में वो हर घर में जो हालात, तो पानी आप नहीं दे रहे, सीवरेज का पानी घर से बाहर नहीं जा रहा, बाहर कचरा पड़ा हुआ है, नाले का पानी घर के अंदर आ रहा है, रात में बिजली नहीं है, सुबह गैस नहीं है, बाहर ट्रांसपोर्ट के लिए निकलो तो ट्रांसपोर्ट नहीं है, जॉब के लिए जाओ तो किसी ने जाली डोमिसाइल बनाकर जो मेरी जॉब पर कब्जा कर रखा है। अब ऐसे मायूस जहन को, ऐसे गुस्से वाले आदमी को आप बोलोगे चलो भाई आग लगाते हैं चल के कहीं, तो 100 लोगों में से 10 लोग तो बात मानेंगे। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान की सालमियत का मसला है, इससे खिलवाड़ करना बंद किया जाए। और जब ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट तो करेगी नहीं है, इसलिए वो तो खुद पार्टनर्स कराएंगे, वो तो खुद ये कर रहे हैं। और तो शहरी हुकूमत, तो शहरी हुकूमत तो खुद पार्टनर्स कराएंगे, वो तो जो है हैंड इन ग्लव्स में सारे, वो उनका कोई इनके भाई जो अख्तियारात वसाइल गए हैं 2013 में गए हैं, 2013 में ये इसी सूबाई हुकूमत का ही हिस्सा थे, ये वजीर बने बैठे थे, 12 वजारतें थी और एडवाइजरी थी, और गवर्नर जो इनका था, और 2016 तक इनका गवर्नर रहा। ये नहीं कि एक दिन के बाद 2013 में अख्तियारात गए, उसी हुकूमत के साथ 2016 तक रहे और 2015 तक इनके गुजरा रहे 2 साल। ये कैसे कह सकते हैं? फिर ये तो ये भी कहते हैं हम कोर्ट में भी गए हैं, लेकिन वो तो जो वो 2000 लोग गए कोर्ट के मसाले, कोर्ट में चलो, वो तो भाई उसके लिए वजारतें लेने की क्या जरूरत है, वैसे कोर्ट में चले जाते लोग, उसके लिए सियासी ज़बान बनाने की क्या जरूरत है, आम आदमी भी चला जाता है कोर्ट में, वो तो जो है कोई भी चलता फिरता आदमी कोर्ट में गया हुआ है। ये अगर लोग इस वाली बात को बाय करते हैं और उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो फबेहा ज़बरदस्त काम है। उसका कमाल था कि रोजी रोटी नहीं है सियासत, मेरा कुछ नहीं रुक रहा, मेरा सियासत से घर खराब हो रहा है, मेरा किचन खराब हो रहा है, मैं ये कुर्बानी दे रहा हूँ, मुझे कमाना नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है, परेशानी लोगों को है, मुझे कोई परेशानी कराची के लोगों को है, परेशानी मर कराची के लोग रहे हैं, तबाह वो हो रहे हैं। तो अगर किसी को इस वाली बात को समझ कर एक्सेप्ट कर लेना है कि अच्छा भाई वो तो हमारे लोग कोर्टों में चले गए, और जबरदस्त बात है यार, 10 दफा उनको और मुंतखब करवाओ, सानू की 10 दफा मुंतखब करो, रो नहीं, फिर रोगे तो फिर इनको कुट लगनी चाहिए, जो वोट दे और फिर रोए भी साथ, फिर इनको जो है ना उनको छितर पड़ाना चाहिए इनको। जब तुम तो अपने ऊपर खुद ही जो है वो तुमने हावी कर लिया, अपने कौम के अपने लोगों के कातलों को तुमने खुद जो है वो वोट देकर अपने ऊपर वो किया, रोते क्यों? फिर वफाक के साथ बैठे हुकूमत के अंदर भी एमकेएम पाकिस्तान, आपको लगता है कि ठीक तरीके से फिर वो ये जो वजीर वफाक ने इनका दो गुजरा हैं नफीस किस्म के हैं, इनसे हुकूमत चल रही है, कैसे साइन हो गए भाई? क्यों आवाज नहीं है? ये इस कौम के सौदागर हैं, मैं बार ये इस कौम के सौदा बेच दिए इन्होंने अपनी वजारतों के लिए, अपने मजे के लिए, अपनी चीज़ों के लिए, अब ये इनका सबसे बड़ा रहनुमा यहाँ बैठा हुआ है कराची में, जो बड़े जो है वो बहुत तुरम खान मशहूर हैं, वो उनके रिश्तेदार को प्रोविंशियल गवर्नमेंट से सीट चाहिए, पोस्टिंग, सरकारी अफसर है, उसको अहम पोस्ट चाहिए, एक इनका सबसे बड़ा रहनुमा है यहाँ पे, उसको सबसे अहम पोस्ट चाहिए, वो जो है वो
जमीनों के जहाँ पे सबसे ज्यादा जमीनें हैं वहाँ के उसको डीजी लगना है, डीजी लगे हुए थे वो। तो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कैसे नाराज कर सकते हैं? पोइट्री के उसको पोस्टिंग ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करनी है। पीपल्स पार्टी के दौर में अगर किसी को कराची की सबसे प्राइम पोस्ट का इंचार्ज बना रखा हो और वो पार्टी पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट एहतजाज कैसे कर सकती है? सिंध गवर्नमेंट के एक वजीर कहते हैं कि ये जो नालों के ऊपर जितनी भी तजावुजात हैं, जितने भी कब्जे हैं, और अगर देयर आर टू टर्मिनोलॉजीज विच आर एक्चुअली बीइंग डिस्कस्ड दीज डेज कि जी एक लीगल इंक्रोचमेंट है, एक इलीगल इंक्रोचमेंट है। तो जितनी भी अगर लीगल इंक्रोचमेंट के टर्म्स में बात करें तो वो मुस्तफ़ा कमाल साहब के दौर में हुई है, वो अपने दौर में करके गए हैं। मुझे आपको बुला लें, बात करना दोबारा, चले मुझे लेकर चले, मुझे लेकर चले, चले कैमरे लगाते हैं, चलते हैं, बता मुझे कौन सी। अच्छा भाई, मुस्तफ़ा कमाल करके गया तो तुम्हारे 10 साल हो गए मुझे जाए हुए, तुम्हारे हाथ पर बांध के गए तुम। वो कह रहे हैं लोगों को हटाना अब मुश्किल है वहाँ से। क्या बात कर रहे हैं भाई? मैंने लियारी एक्सप्रेस से बनाया है, 28,000 घर तोड़े हैं, लोगों को हटाना मुश्किल है, क्या बात कर रहे हैं? ये मैंने फ्रीडी स्ट्रीट, आप देंगे फ्रीडी स्ट्रीट जानती है कौन सी है? कहाँ से फ्रीडी स्ट्रीट? ये कायदान के मज़ार से लेकर सदर जाते हैं, इधर कोई सुई के गुजरने की जगह, सुई गुजरने की भी जगह थी। 1185 मकाना तोड़े मैंने। उसी जमाने में TP2 वाला आपका फिर नैप का केस भी चल रहा है, महमूदाबाद वाला। नहीं चल रहा, नहीं नैप का केस बेसिकली एंटी करप्शन ने उसको स्टार्ट किया था जी। नहीं चल रहा, हो गई इंक्वायरी जो हो गई, कोई नैप, पहले आपने नैप का कहा, फिर एंटी करप्शन, मतलब बेसिकली एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट ने उसको स्टार्ट किया था, महमूदाबाद वाला जो सारा मामला था, TP2 ट्रीटमेंट पावर प्लांट वाला। ट्रीटमेंट प्लांट नहीं है वो, TP2 ट्रीटमेंट प्लांट कभी भी मौजूद है नहीं, तो वो तो सुन ले 150 एकड़ जगह है, जिस तरह आपने कैंटनमेंट बोर्ड को जमीन दी थी, वाटर बोर्ड को भी दे रखी थी, 150 एकड़ जमीन दी थी, उसमें से वाटर बोर्ड ने खुद से 48 एकड़ की जमीन, परेशान ना हो। नहीं, मैं बिल्कुल सुन रही हूँ आपकी बात, लेकिन मैं उसी को ही बता रही हूँ आपको डिटेल। 48 एकड़ की जमीन वाटर बोर्ड ने खुद कहा कि ये हमारी यूज से एक्स्ट्रा जमीन है। उसके बाद वो काउंसिल में गई है, सिटी काउंसिल में, वहां पर उस काउंसिल में करारदाद पेश हुई है, वो अप्रूव हुई है, और उसके बाद उन लोगों को टेम्पररी शिफ्टिंग के पेपर, टेम्पररी शिफ्टिंग के, नो लीज हैज बीन ग्रांटेड टू दोज पीपल, कि जब गवर्नमेंट उनका बंदोबस्त कर दे तो गवर्नमेंट उनको वहां पर टेम्पररी, आज भी उनके पास जो मैंने शिफ्ट किए थे 48 एकड़ पे, वो टेम्पररी शिफ्टिंग की। अच्छा भाई, प्रॉब्लम है, मैं अभी उठाता हूँ लाके दोबारा फ्री डिस्ट्रिक्ट में बता देता हूँ, वो तो तैयार है लोग, मैं दोबारा फ्री डिस्ट्रिक्ट बंद करता हूँ। आप लोग धड़ल्ले से घूमते हैं, जीना रोड के पैरेलल आप घूम रहे हो ना, आप जाते हो, उस वक्त मुस्तफा कमाल याद नहीं आता कि उसने ये तोड़कर दिए, जगह बना के दिए, आप 2 मिनट में सदर पहुंच जाते हो। मैं सारे लोगों को उठाता हूँ, उठाकर लाके, मेरा ये कारनामा है कि मैंने बसे बसाए घर को, 50 साल से बसे घर को वहां पर, फिर और उठे। उसके बाद सराउंडिंग में 2013 में इंक्रोचमेंट हुई है, मैं चला गया 2010 में, जो इंक्रोचमेंट हुई है ना, वो सब लीज हो गए, वो सब लीज हो गए 2013 में। तो मैं इसका कसूरवार नहीं हूं, वो तो आप कर रहे होंगे कोर्ट में, जाहिर सी बात है, अपनी जस्टिफिकेशन जो भी सारी चीज। लेकिन ये तो एंटी करप्शन में और नैप में स्टार्ट हुआ है सारा, कि गैर कानूनी इस्तेमाल करके जो भी इख्तियार का। आप कैसे कह रही हैं? मैं तो TP2 का हवाले से ट्रीटमेंट प्लांट की बात कर रही हूँ, कि वाटर बोर्ड का ये ट्रीटमेंट प्लांट था जिसकी बात सारी हो रही है, और एंटी करप्शन में मेरा मतलब ये है बेसिकली वो इन्वेस्टिगेशन तो आपके खिलाफ अगेन हुई, और उस पर एलिगेशन तो आपके ऊपर ही थे कि आपके अपने जमाने में निजामत के और इस तरह से इख्तियारात का इस्तेमाल किया। नहीं, मैं आपकी बात समझ गई बिल्कुल, कि आपने जो एक्सप्लेनेशन दी, मैंने वही कहा कि जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन बट द पॉइंट इज कि उसी के हवाले से बात तो यही होती है कि आपने वहां से हटाया, आपने कहा ना कि मैं दोबारा लाके बसा देता हूँ, मज़ार कायद की जो बात कर रहे हैं, लेकिन क्या कहीं कोई और जगह नहीं मिली थी TP2 की जगह पे, जो बार बार बात लोग कहते हैं? TP2 की जगह नहीं है, TP2 की जगह, TP2 मेरा प्रोजेक्ट था, TP2 की जगह नहीं है। TP2 के बाद भाई 150 एकड़ जमीन है, उसको TP2 की एक्स्ट्रा, TP2 आपको पता ही है, TP2 आप TP2 में ट्रीटमेंट प्लांट, जी आप नहीं कर, बिल्कुल, तो TP2 तभी भी आज ऑपरेशनल है वहां, तो TP2 पे तो नहीं हुआ कुछ भी। वो तो जब आप एक्स्ट्रा बनाएंगे, जब आप नया ट्रीटमेंट प्लांट बनाएंगे, उसकी जमीन चाहिए जी, बिल्कुल। तो TP2 आज क्यों बंद पड़ा हुआ है? पता है आपको? TP2 पे तो एक कतरा भी पानी ट्रीट नहीं हो रहा। यही तो मैं पूछ रही हूँ, इसी वजह इंक्रोचमेंट की वजह से, कि अंदर मशीनों के ऊपर जाके लोग बता दिए भाई। TP2 पहले से एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, वो पहले से मौजूद है, वहां पर जो 80 मिलियन गैलन पानी जो है वो ट्रीट होता था,
तो वो तो पानी ट्रीट नहीं हो रहा, मशीनें तो अभी भी मौजूद है, लोग स्टाफ अभी भी मौजूद है, इन्होंने सब कुछ उसको जो मशीनें बेच रखा है, उससे तो एनक्रोचमेंट का कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो एक्स्ट्रा जब नया कोई और प्रोजेक्ट बनना था वहां पर उसकी जगह है, उसकी भी जगह छोड़कर उसके बाद 150 एकड़ में से वाटर बोर्ड ने अपने हाथ से 48 एकड़ की जगह दी है शिफ्टिंग के लिए, टेम्पररी शिफ्टिंग के लिए। ठीक है, मैंने इस शहर में जितनी इंक्रोचमेंट हटाई है ना, वो पिछले 50 सालों में नहीं हटी है। लियारी एक्सप्रेस से पूरा मैंने बनाया, बाग बीच पार्क जो है वो मैंने बनाया, बाग में कासिम मैंने बनाया, 70 एकड़ की जमीन खाली कराई, ये जो है वो झील पार्क मैंने बनाया, कटी पहाड़ी को काट कर मैंने बनाया। ठीक है, ये सारे रोड जो चौड़े चौड़े रोड नजर आ रहे हैं सारे, ये पहले तो पूरा गरीबाबाद, ये पटेल पाड़ा मैंने काटा है बाकायदा। तो मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता, या तो भाई निकाल के दो भाई मुस्तफा कमाल ने ये एनक्रोचमेंट कराई, ये 4 प्लॉट इसके यहाँ पर, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, बातें करना बहुत आसान है। नहीं, अच्छा चलें ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ ये कि ख़ास तौर पे ये भी एक आपकी निज़ामत के हवाले से ही के दौर में ही ये भी सियासी जमातें इल्ज़ामात लगाती हैं और ये एलिगेशन है कि आपके दौर में इख्तियारात का आपने इस हवाले से भी इस्तेमाल किया और अपने जो दोस्त थे साबिक सेक्टर मेंबर नॉर्थ कराची के अकबर साहब, अगर मैं उनकी बात करूँ तो उनके साथ पार्टनरशिप में कवायद के ख़िलाफ़ जो है वो अरबों रुपए के ठेके फ्रेंड सिंडिकेट में उसको दिलवाए और सारी चीज़ें की। तो क्या ये सारी चीज़ें भी ठीक हैं या ये भी एलिगेशन है सारी? लाइए मुझे अकबर खान को कॉन्ट्रैक्ट देने का, मुझे ये सियासी जमातें ये एलिगेशन लगाती हैं जो तो मैं जो है वो बोलूँ कि उनके अपने घर में मामला ख़राब हैं, उनकी जो है वो उनको अपनी घर में अपने घर का नहीं पता कि उनके घर में क्या हो रहा है। तो मैं ये इल्ज़ाम बनता है सारा वही, आप मुझे प्रूफ दें, लाएं, मुझे दिखाएं, इतने सारे इदारे पड़े हैं, इतने सारे, इसी तरह मैं बात करूँ जो हुकूमतें पड़ी हुई मेरे खिलाफ जो है वो ये भी झूठा इल्ज़ाम है। लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, जो बोल रहा है उस पर भी अल्लाह की लानत, और जो इल्ज़ाम लगा रहा है उस पर भी अल्लाह की लानत। ऐसा कुछ नहीं, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। आप भी बोले आमीन, आमीन, आमीन बोले, ठीक है, सही है। चल, अच्छा ये बताएं अब ख़ास तौर पे कराची के हवाले से आप बल्दियाती इंतखाबात में क्या देख रहे हैं? आपके पास क्या हिकमत अमली है कराची के हवाले से, आप अगर आते हैं और आपको सीटें मिलती हैं तो? जब आएंगे, जब सीटें मिलेंगी तो बिल्कुल हम करेंगे। हमारा माजी, हमारा मैनिफेस्टो है, हम वही करेंगे जो हमने पहले किया। उसी सारी चीज़ों को लेते हुए चलेंगे, उसी सारे स्ट्रक्चर को जो आपने पहले माजी में किया करेंगे, जो हमें करना है, लोगों को पता है हमें क्या करेंगे। और कराची का इस तक सबसे मेन मसला आप क्या समझते हैं जिसको सबसे पहले हल होना चाहिए फौरी बुनियादों पे, तरजीह बुनियाद पे? कराची को नए सिरे से बनाने की जरूरत है, सब चीज़ें सही करने के लिए। तो उसके लिए मास्टर प्लान और ये सारी चीज़ें जो बार बार कोर्ट्स जो मांगती हैं आपको, हमें पता है क्या करना, हमने किया पहले का, हम ही कर सकते हैं। आपको लगता है कि मास्टर प्लान के ऊपर भी कोई काम होगा कि बार बार कोर्ट जैसे मांगती है मास्टर प्लान के हवाले से कि लेकर आए? उनको पता ही नहीं, लोगों को मास्टर प्लान बना हुआ 2007 में मैंने मास्टर प्लान बनाया, मास्टर प्लान बनाना स्कूल में इस्तेमाल नहीं की। और तो बार बार जो कोर्ट मांगती है क्यों नहीं देते फिर सारी चीज़ें? उनसे पूछी क्यों नहीं देते? आपको क्या लगता है? बदकिरदार बता दीजिए, पहले बदकिरदार हैं, करप्ट हैं, मरना याद नहीं है, कोकेन मास्टर हैं, कोकेन पार्टी में सप्लायर हैं, कोकेन सप्लायर है आपका मेयर, तो इसलिए इसको याद ही मोशी नहीं होता सुबह। ठीक है, गुफ्तगू का सिलसिला जी जारी है, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा ये बताइएगा कि पीएसपी का जाहिर सी बात है, आपने अभी जैसे कि एक्सप्लेन भी किया, मंशूर और सारी चीज़ें आपने कहा, माजी भी हमारा एग्जाम्पल के तौर पर है, बहुत अच्छा सारी चीज़ें हैं। इसके बावजूद हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग छोड़ के अभी भी चले गए। रज़ा हारून की बात कर लें, अनीस एडवोकेट की बात कर लें, तो क्या वजह है कि पार्टी से चले लोग जा रहे हैं? बहुत सारे होते हैं क्या? मतलब यही 2-3 लोग चले जा रहे हैं छोड़ के। नाम लेना, तीसरा नाम, दो ये लोग तो बहुत सारे मेन आपके साथ खड़े हुए थे, यानी कि रज़ा हारून साहब की बात करें, ये एडवोकेट बहुत सारे लोग कौन हो गए, नाम लेना। चलो आपने पहले चले 2 लोगों की बात कर लूं मैं, बस तो 2 मेरे पास तो 20,000 उसके बाद आदमी आया है, उसको आप नहीं देख रहे, वो तो लोग तो आते जाते रहे पार्टी में, कोई मसला नहीं। वजह क्या बनी? वजह उनसे पूछे, हमें नहीं पता, जाने वाले से पूछे वजह। हम ना आने वाले से वजह पूछते हैं, ना जाने वाले से वजह पूछते हैं, हमें नहीं पता क्या वजह है। इलेक्शन हार गया मैं, इसलिए सीटें होती तो नहीं जाते। अच्छा, आप समझते हैं कि इक़्तिदार की वजह से लोग साथ जुड़े थे? मुझे नहीं पता, वाकया तो यही हुआ है कि इलेक्शन हार गया। अच्छा ये बताएं, ख़ास तौर पे चूँकि जाहिर सी बात है आपको, अगर मैं बात करूं आपके ज़माने की, तो वर्ल्ड बेस्ट मेयर का प्राइज़ भी मिला आपको। नहीं, मुझे वर्ल्ड बेस्ट मेयर का प्राइज़ नहीं मिला, सेकंड उसका वर्ल्ड इकोनॉमिक
फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने दुनिया के 3 बेस्ट मेयर्स ऑफ द मोमेंट को उन्होंने डिक्लेयर किया। उन्होंने 1 2 3 किसी को नहीं कहा कि कौन बेस्ट है, उसमें 3 में मेरा नाम था। वर्ल्ड इकोनॉमिक फॉरेन पॉलिसी मैगजीन ने उस वक्त के 3 बेस्ट मेयर ऑफ द वर्ल्ड ये है असल कहानी। तो उसमें सेकंड नंबर पे आपका नाम था? आई मीन सेकंड, वो 3 नाम लिखे हुए थे डेफिनेटली। ये सीरीज में जो है वो 1 2 3 में जो है वो सेकंड पे मेरा नाम था। उसके बाद इस तरह की कोई चीज़ हमने देखी नहीं कि कराची के हवाले से कराची में किसी को इस तरह की कोई पजीराई मिली हो, मतलब वर्ल्ड फोरम पे या वर्ल्ड किसी भी उस पे। तो आपको क्या लगता है कि उसकी क्या वजह है? क्योंकि जाहिर सी बातें देखें, अगर कोई भी शहर है या कोई भी मुल्क है, उसका एक फॉरेन इम्पैक्ट भी बहुत होता है और नेशनल लेवल पे भी सब सारी चीज़ें जब जारी होती हैं। जैसे कि हम इस्तांबुल की बात करते हैं, इस्तांबुल का बीच में बहुत ज़्यादा रहा कि जी वहाँ तुर्की में के इस्तांबुल के मेयर रजब साहब बने, एंड देन सो ऑन उनकी बड़ी पजीराई हुई। तो ये क्या वजह आपको लगती है कि हमारे लोग जो हैं वो सिर्फ इंटरनल और डोमेस्टिक उसी में पॉलिटिक्स में घिरे रहते हैं? नहीं, बदकिरदार है ना आपके लोग। वही बड़ी सिंपल। आप जो है वो बदकिरदार लोग हैं। आप सुअर का गोश्त कीमे की मशीन में डालोगे तो आगे से बकरे का कीमा थोड़ी निकलेगा, सुअर का ही कीमा निकलेगा ना। जो इनपुट है, जो लोग हैं, अब वो कोकेन पीने वालों को आप बोलोगे वो वर्ल्ड बेस्ट मेयर का प्राइस कैसे लेगा? वो मेरे ज़माने में ये शहर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने मेरे शहर को मुझे बुलाकर अवार्ड दिया कि दुनिया के 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों में तुम्हारा शहर शामिल हो गया। कौन सा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम डेवोस में मुझे बुलाकर अवार्ड ये कहा गया। आज ये शहर दुनिया के 4 वर्स्ट लिविंग सिटीज में शामिल है। वही कहते हैं कि ये तो एमक्यूएम मुस्तफा कमाल का काम नहीं है, एमक्यूएम का काम है। तो अभी एमक्यूएम आज नहीं है क्या? है इनके साथ एमक्यूएम नहीं है, वो इनके साथ कोकेन पार्टी लगी हुई है। मेरे ज़माने में जब मुस्तफा कमाल के साथ एमक्यूएम थी या मुशर्रफ कहते मुशर्रफ का, तो वो हैदराबाद के मेयर का नाम क्यों नहीं आता मेरे पास? भाई उसी ज़माने में हैदराबाद का मेयर भी जो एमक्यूएम का था, वो भी मुशर्रफ के अंडर में काम कर रहा था। ये बकवास बातें, ये बदकिरदार लोग हैं, ये खा गए कौम को। अगर ऐसा होता तो भाई मुस्तफा कमाल जो है आज हम ये बगावत क्यों करते? हमने बगावत की है, इनको गिराया है, इसीलिए गिराया कि ये कौम को लूट रहे थे हमारी। वरना मुझे तो मजे थे, मेरे सेनेटर बना हुआ था, मेयर बन रहा था, वजीर बन रहा था। कराची सूबे के हवाले से आप क्या कहते हैं, क्या समझते हैं? और ये जो खासतौर पे अब 7वां ज़िला बना है, इस पे जो जस्टिफिकेशन और इसकी जो डिस्क्रिप्शन दे रही है इस हवाले से सूबाई हुकूमत कि भाई आबादी ज़्यादा हो गई, मसाइल ज़्यादा हो गए, 40 लाख से ज़ायद की आबादी है, फला मसला ये मसला, तो वही सारी चीज़ें जो है एमक्यूएम पाकिस्तान भी कह रही होती है कि जी अगर नए सूबे की तरफ जाना है और नया सूबा बनाना है तो यही सारे मसाइल हैं कि आबादी का मसला और जो दीगर मसाइल हैं। तो आप क्या समझते हैं सूबे के एतबार से कि बनना चाहिए कराची को या क्या? एमक्यूएम जो सूबे की बात करती है, आज तक उन्होंने सूबाई असेंबली में एक तकरीर की है सूबे के लिए? एक तकरीर भी की है 32 सालों में? नहीं। बाहर आके बात करते हैं, बना लेना सूबा, बना सकते हैं क्या? इनकी इतनी औकात नहीं, लालू खेत की गली अलग नहीं कर सकते। 50 लाख से ज़ायद मुहाजिर रह रहा है इंटीरियर सिंध में। तुम इधर अपनी करप्शन के ऊपर अभी जब तुम दरदारी साहब मिनिस्ट्रियाँ दे दें तो तुम टोपियाँ पहना दो, उनको अजरके पहना दो और भाई भाई हो जाओ। जब उनसे मिनिस्ट्रियाँ ले लें, जब तुमसे छिन जाएं तो तुम कहो ये हम सिंध तोड़ेंगे। उस सिंध तोड़ने के लिए तुम्हारी औकात है, तुम जो तुम्हारा किरदार है नहीं है, ये झूठ बोलते हैं। असल में पीपल्स पार्टी अगला इलेक्शन लड़ना चाहती है कि सिंध नहीं तोड़ने देंगे। ये अगला इलेक्शन लड़ना चाहते हैं एमक्यूएम वाले कि हम सिंध को तोड़कर रहेंगे। ये दोनों को इससे फायदा है। अच्छा। यहाँ के इनके सिंध तोड़ने के नारे से वो इनका नारा जाकर बेचते हैं इंटीरियर सिंध में पीपल्स पार्टी वाले के, देखो भाई आ जाओ, देखो ये मुहाजिर जो सिंध तोड़ने की बात करते हैं, आ जाओ सिंध बचाएं। उनको पता है कोई सिंध नहीं तोड़ रहा और ना ये बचा रहे हैं, लेकिन इस नारे पे सारे जो है सिंधियों को एक जगह जमा कर लेते हैं। आप क्या सोचते हैं? देखिए सूबे के हवाले से या एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट की जो बात होती है कराची को बनाने की, ये कहते हैं कि भाई सिंध के लोगों में लड़ाई करके कुछ भी चीज हासिल नहीं की जा सकती, ना करनी चाहिए। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2 ये कि हम जो ये डिस्ट्रिक्ट वाली बात है, हमने कहा कि भाई हर हाल में डिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए। कराची एक डिस्ट्रिक्ट था, कराची एक डिस्ट्रिक्ट 6 नहीं, हम तो जब 6 अभी तो 7वां हुआ नहीं था, हमने पूरे शहर में कैंपेन की इसकी कि भाई कराची की तकसीम ना मंजूर। जिस बिना पर पीपल्स पार्टी सूबे की मुखालफत करती है, उसी बिना पर पीपल्स पार्टी कराची को तकसीम कर रही है। दुनिया का कोई भी शहर जो तकसीम हुआ नहीं है, कराची को उन्होंने तकसीम कर दिया। कराची अगर एडमिनिस्ट्रेटिवली आपको डिसेंट्रलाइज करना था तो भाई 18 टाउन्स थे पहले ना। आप कह रहे हैं कि भाई जवाब पेश कर रहे हैं कि भाई वहां के लोग वहां से कैसे आएंगे, वो सूबे डिस्ट्रिक्ट के लोगों को दूर पड़ रहे थे, ऑफिस दूर पड़ रहे थे। अबे तो 18 टाउन बनाओ ना और करीब कर दो उनके,
जब उनके मोहल्लों में उनके ऑफिसेस थे, तुमने उसको उठाकर 6 डिस्ट्रिक्ट बना दिया। अब उसको 6 डिस्ट्रिक्ट को आहिस्ता आहिस्ता फिर 7वां 8वां करना। आइडिया ये है इनका प्लान, ये तो मजीद 2 डिस्ट्रिक्ट्स की बात कर रहे हैं। वो तो इसलिए एथनिक बुनियादों पर वो शहर को डिवाइड कर रहे हैं, एथनिक। और शहर की जो सेंटिटी थी, एक शहर की सेंटिटी थी, उसको ये डिवाइड करके 7, 8, 9, 10 शहर बनाना चाहते हैं और अपनी एथनिक लाइंस पे शहर बनाना चाहते हैं, ताकि वहां से वो एथनिक लाइनों पे उसको एक्सप्लॉइट करके कहेंगे कि डिवाइड कर रहे हैं। देखें, मेट्रोपॉलिटन शहर जो होते हैं उनमें इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की जरूरत होती है। लाखों की तादाद में लोग रह रहे हैं, पीपल्स पार्टी मुल्क की सलामती से खेल रही है करके, पीपल्स पार्टी मुल्क की सलामती से खेल, यहाँ जो आग लगेगी उसको फिर कोई बुझा नहीं पाएगा जो ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ये समझते हैं कि सूबा बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? नहीं, देखिए, सिंध की लोगों की मर्जी के खिलाफ कुछ भी नहीं बनना चाहिए और सूबा बनने के तरीकेकार है। आप असेंबली में जो है वो 100% रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, फिर वो वफाक में जाएगा जो आइन में तरीकेकार दिया हुआ है। क्या उसकी तैयारी है? नहीं भाई, वोट लो ना, जाकर वोट लो, असेंबली में अपने नुमाइंदे भेजो, सुबह से तहरीक पेश हो, उसके बाद वहां पर जो है वो आप 2/3 मेजोरिटी से जीतो, फिर इस्लामाबाद में आपके पास नंबर होने चाहिए, फिर सेनेट में नंबर होने, जब जाकर सूबा बनेगा। सुबह बातों के टूर्नामेंट से सूबा नहीं बनेगा। ठीक है, आपको क्या लगता है कराची के खासतौर पे सेंसस के हवाले से भी पहले शुरुआत में लोगों को रिजर्वेशंस रही, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि फिर आहिस्ता आहिस्ता वो जो रिजर्वेशंस थी वो भी मान पड़ गई, और इस वक्त ये जो बात की जाती है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट में भी डिस्कस हुई जब कराची की आबादी के हवाले से, तो क्या जो सेंसस हुई उससे भी आप लोग मुतमईन हैं या फिर आपको अभी भी उस पर एतराज़ात हैं? तो भाई मैं गया ना सुप्रीम कोर्ट में सेंसस के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट में गया, मैंने 3 पेशियां मैंने भुगती हैं सुप्रीम कोर्ट में, पर्सनली अपने पास से गया। ये एमपीएम ने पूरी कैंपेन चलाई थी कि 70 लाख लोग लापता कर दिए गए, तो उसके बाद मिल गए क्या लापता लोग? 70 लाख मिनिस्ट्रियां मिल गई तो लापता लोग मिल गए। उसके बाद एक आवाज भी आई है, मुंह में लॉलीपॉप लेकर बैठे हैं जब से 2 सालों से। अब हुकूमतें जाएंगी तो आप देखिएगा कैसे उनको सेंसस याद आता है फिर। ठीक है, आपको लगता है कि हुकूमत जो है वो फ़ौरन बल्दियाती इंतखाबात नियर फ्यूचर में करवा लेगी, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर जो लाने की बात हो रही है, एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम जो है वो कितने टाइम अरसे तक चलेगा? मुझे तो इंतखाबात की कोई तैयारी तो अभी नजर नहीं आ रही हुकूमत की तरफ से, मुझे नहीं पता क्या करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कितना अरसा ले लिया जाएगा या क्या? बिल के ऊपर है ना, पाकिस्तान में जमहूरी जो फोर्सेस हैं उनकी हिस्ट्री तो लोकल गवर्नमेंट के हवाले से बड़ी खतरनाक खराब रही है। हमारा जो जमहूरी सो कॉल्ड निज़ाम है वो तो डिक्टेटरशिप पे है। जब उसको ताकत मिल जाती है, जमहूरी कुव्वतें सबसे बड़े डिक्टेटर वो खुद बन जाते हैं। 2010 में टेन्योर खत्म हुआ था, तो उसके बाद 2015 में जाकर इंतखाबात कराए, 5 सालों के बाद, वो भी सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव पे। अब देखें कि अब ये खत्म हुआ तो अब ये कब कराते हैं इंतखाबात। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं आपसे कर लूँ JIT के हवाले से, आपकी इजाज़त हो तो। हमाद सिद्दीकी साहब के हवाले से जिस तरह से बात हुई, और पहले आपने कहा अनीस कायम खानी साहब के हवाले से भी, अब चूँकि उनका नाम आ गया, JIT सारी सामने है, आप क्या हमाद सिद्दीकी का नाम जिस तरह से उसमें आ गया सारा, अब आपको क्या लगता है? क्योंकि आप बार बार कहते रहे कि अगर नाम आता है या कुछ होता है। JIT में तो नाम तो पहले भी था, मतलब उनके ऊपर सबूत आपने रिसर्च सही की नहीं है। मैंने उनको कहा कि ये मेरा ये बयान है कि वो अगर उनके ऊपर ये बल्दिया फायर फैक्ट्री का जो है वो आकर खड़े होकर साबित कर दें सबूत शाबित, तो फिर जो उनकी सजा होगी वो मेरी सजा। ये बात तो फैक्ट फाइंडिंग्स जो आई हैं JIT में, आपको क्या लगता है? फैक्ट फाइंडिंग नहीं होती बीबी, अगर JIT फैक्ट फाइंडिंग होती तो सजा हो जाती। JIT के बाद जो है वो केस चलता है, केस जो फैक्ट फाइंडिंग अदालतों में होती हैं। JIT की रिपोर्ट होती है, 2 लाख JITs पड़ी हुई हैं। JIT के अगर पर फैसला होना होता तो फिर अदालत में क्यों जाते हैं? फिर JIT के पर फैसला होना अगर JIT इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो पनामा में फिर नवाज शरीफ साहब किस तरह से वो छूट भी क्यों गए? वो जो जिन जजेस ने, आप कह रहे हैं ना आपकी मालूमात कम है, JIT नहीं होती है वो, अगर JIT इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती JIT वो जज बोल नहीं रहा कि जज शराब का गिलास हाथ लेकर बोल नहीं रहा, नहीं सैक हुआ क्या? शराब का गिलास हाथ में लेकर बैठा हुआ चलाए ना वाली बात को, जज नहीं सैक हुआ, तो फिर ये होता है पाकिस्तान में। सही आगे समझ, ये होता है पाकिस्तान में। तो ये कहे ना आप मुझे क्यों टॉट मार कर रहे हैं? ये कहे ना, आपको जवाब दे रहा हूँ। आपने पनामा का जिक्र किया, आपने पनामा का जिक्र किया, मैं बोल रहा हूँ भाई पाकिस्तान में जज शराब के गिलास हाथ लेकर बैठ रहा है, वीडियो बनवा रहा है। ये है पाकिस्तान, जमीन पे रहे, जमीन पे सब लोग। हाँ चले ठीक है, बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब आपके कीमती वक्त का। इसी के साथ जी नाजरीन अपनी मेजबान रिदा सैफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।